हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 23 जो कि फुल सिलेबस का सेकंड टेस्ट है के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समाचार पत्र पर विचार करें। वंदे मातरम, गदर, द हिंदू। उपर्युक्त निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विदेश से प्रकाशित हुआ था या हुए थे? इसमें से वंदे मातरम जो है मैडम बीका जी कामा के द्वारा पेरिस से पब्लिश होता था, तो ये विदेश से पब्लिश होता था फर्स्ट। सेकंड, गदर जो है सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश होता था लाला हरदयाल के द्वारा, तो ये भी विदेश से पब्लिश हुआ। द हिंदू जो है ये तमिलनाडु से जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में प्रकाशित होता था, तो द हिंदू जो है विदेशों से प्रकाशित नहीं होता था। वंदे मातरम और गदर ये दोनों विदेश से प्रकाशित होते थे, तो इसमें से केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया, ये सही है। डचों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कोरमंडल तट पर कारखाने स्थापित किए, ये भी सही है। कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में सुमात्रा और बैटम तक पहुंचने वाले पहले डचमैन थे, ये भी सही है। डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को अंग्रेज़ों से छीन लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। नहीं, डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को पुर्तगालियों से छीन लिया, अंग्रेज़ों से नहीं। पुर्तगालियों से छीन लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। तो इस तरह से हम देखें तो अंग्रेज़ों के जगह पर यदि पुर्तगाली रहता तो डी स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना, इसलिए ये गलत है। यहाँ सी दिया हुआ, सी नहीं होगा, ए होगा। अवध के नवाब मीर जाफ़र और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर में हराया था। अवध के नवाब मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिम, यहाँ पे मीर जाफ़र के जगह पर मीर कासिम होगा, इस कारण से ये गलत है। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने दिसंबर 1764 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की। 1764 में नहीं, 1765 में, तो इसलिए सी स्टेटमेंट गलत है। दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ये सही है, तो इसमें से डी स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में हुआ था? तो अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था 1828 से 33 के बीच में, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। कुकीस विद्रोह जो है मणिपुर में हुआ था 1917 से 19 के बीच में, तो ये भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुआ था। और रंपा विद्रोह जो है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं हुआ था। रंपा विद्रोह जो है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं है, तो सी इसमें से नहीं होगा, लेकिन ए और बी होगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था, ये सही है। भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग लॉर्ड ब्लेजली द्वारा किया गया था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे, ये सही है। तो उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन सही है, 1 और 2, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कमिश्नर कौन था? साइमन फ्रेजर था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1829 का विनियमन बंगाल कोड विनियमन 17 AD 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू हुआ था, ये सही है। 1795 और 1804 के बंगाल नियमों ने शिशु हत्या को अवैध और हत्या के बराबर घोषित किया,
ये भी सही है। मूल विवाह अधिनियम या नागरिक विवाह अधिनियम 1872 ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने में विधायी कार्रवाई का संकेत दिया। ये भी सही है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1939, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो 1940 में लागू हुआ था। नहीं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे आमतौर पर शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और वो लागू हुआ था 1940 में नहीं, 1930 में लागू हुआ था। और उसके तहत लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु को क्रमशः 18 और 14 वर्ष कर दिया गया था। तो डी स्टेटमेंट जो है गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को सरकार के समक्ष लाने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की गई। बैठक या सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बनारस में आयोजित किया गया था और उसमें संकल्प लिया गया था बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा, बंगाल के विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष लंदन में की गई थी? तो 1889 में की गई थी, राइट ऑप्शन डी होगा। पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी आयोग के गठन की घोषणा की। कितने भारतीय इस समिति के सदस्य थे? तो इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खां। ये 3 लोग सदस्य थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। पटना में नखास तालाब को किसके नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के स्थल के रूप में चुना गया था? अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के किस व्यक्तित्व को भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ जैसे नारों का श्रेय दिया जाता है? तो भारत छोड़ो नारे का श्रेय कांग्रेसी नेता यूसुफ मेहर अली को दिया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से कुछ समय पहले मुंबई में गांधी जी के करीबी सहयोगियों की एक बैठक में यह नारा दिया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्तावों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, नहीं। डोमिनियन स्टेटस की बात शामिल थी, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, ए गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। संविधान निर्मात्री संस्था का निर्माण, ये था। तो सेकंड सही है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा या कौन से सही है? तो केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? लेकिन इसकी सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती थी। तो वो था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917 में इसका गठन किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। 5 अगस्त 1942 को बेनेली राज्य किसान सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मुंगेर में। इस सम्मेलन में आचार्य कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल हुए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। शिलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सक्रिय रूप से INA आंदोलन से जुड़े। शिलभद्र याजी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, पटना के बख्तियारपुर में, राइट ऑप्शन बी होगा। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए दहसाला प्रणाली शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाना, इसके लिए जाना जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा।
किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 राइट ऑप्शन ए होगा। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया था। ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो वो है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। इन्हीं के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह है रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख। राइट ऑप्शन डी होगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो ये जैन धर्म का दर्शन है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख से मिलती है। ये सही है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मौर्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मौर्य कला का नहीं है, चोल कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल एक सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। सोमपुरा पहाड़पुर प्रसिद्ध बौद्ध मठ महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। सल्तनत काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन सी होगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 1937 में श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? तो वो थे मॉरिस गार्नियर हैलेट। मॉरिस गार्नियर हैलेट, और वो बिहार के राज्यपाल थे। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक थे श्री कृष्ण सिंह। राइट ऑप्शन डी होगा। फरीद खान जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो फरीद खान 1494 में अपना घर छोड़ करके जौनपुर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। उनका जन्म किस वर्ष पटना में हुआ था? 1666 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो वो है आर्टिकल 44। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी लागू नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी लागू नहीं हुआ है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी रिजर्व है। पहले आंग्ल भारतीयों के लिए भी रिजर्व था, लेकिन ये प्रोविज़न हटा दिया गया। और पिछड़ा वर्ग के लिए तो है नहीं, 3 और 4 हो जाएगा, केवल 3 और 4। राइट ऑप्शन सी होगा। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। ये सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत है। मौलिक कर्तव्य गैर न्याय संगत है, ये सही है। इन्हें अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है। ये रिट क्षेत्राधिकार द्वारा लागू करने योग्य है। ये रिट क्षेत्राधिकार द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ये गलत है। तो इसमें से 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार कार्यालय में थी? तो पहली बार राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी 25 जुलाई 1997 को। तो 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक वो पद पर रहीं। इसके बाद फिर वह 3 मार्च 1999 से
2 मार्च 2000 तक और फिर 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक कार्यालय में रही थी। तो इसमें से सबसे पहले 1997 में, राइट ऑप्शन बी होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? मानवीय तस्करी और जबरन श्रम का संरक्षण की परिकल्पना की गई है, ये सही है। कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री हैं? तो पशुपति कुमार पारस हैं, गिरिराज सिंह भी हैं, आर.के. सिंह भी हैं। तो उपरोक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तेलंगाना के, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी सही है। राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी सही है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निश्चित होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस कारण से ये डी गलत है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह पर किया गया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया गया। मतलब सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड यहाँ जोड़ा गया और साथ ही यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया। यानी यहाँ पर भी एक वर्ड जोड़ा गया, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, बिहार में मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 4 मई 2023 को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के उद्देश्य से 2 महीने के लिए मिशन परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 मई 2023। हाल ही में लूनर कोडेक्स कार्यक्रम चर्चा में था, यह संबंधित है। तो ये संबंधित है चंद्रमा पर स्थलाकृति भेजने से, राइट ऑप्शन सी होगा। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कानून का उचित अनुप्रयोग, राइट ऑप्शन सी होगा। ईज उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधारों का उद्देश्य है। तो ईज जो है ये शुरू किया गया था जनवरी 2018 में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा। तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में वृद्धि से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मिशन को शीर्ष 10 विश्व रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो यूएन ने, राइट ऑप्शन बी होगा। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है? तो ये है चाइना से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत की वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को इसके समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था। तो इसमें से सिंगापुर 21 फरवरी 2023 को सिंगापुर पे नाउ में इसके समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार राज्य ने 2023-24 में 4479 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बिहार जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.5%, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य यानी सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर आधारित है। तो ये सही है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है
ये भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। 2020-21 में बिहार के किस जिले का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा है रोहतास का और सबसे कम है शिवहर का, क्योंकि शिवहर का एरिया भी काफ़ी कम है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया है? मतलब ये रहा कि सिंगल रेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विथ जीरो एग्जेम्पशन प्रोविज़न। तो ये सुझाव दिया गया है विवेक देवराय के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इंडिया में टोटल प्याज का जितना उत्पादन होता है उसका 43% जो है महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। उसके बाद में है मध्य प्रदेश 16% के साथ, और उसके बाद कर्नाटक और गुजरात है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है? तो 45.03 लाख करोड़, राइट ऑप्शन बी होगा। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज भुगतान, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मनरेगा की शुरुआत जो है ये किया गया था 2006 में, और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो 11वीं नहीं होगा, ये गलत है। इंदिरा आवास योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, नहीं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में, और 5th ईयर प्लान का समय था 1985 से 1990। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना तो नहीं ही होगा, तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही गलत हो गया, तो न तो 1 और न ही 2, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था, ये सही है। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को भाबर कहा जाता है, ये भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। बेफिक्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बेफिक्र ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है बाढ़ के रोकथाम के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? तो लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुसंख्यक है, राइट ऑप्शन ए होगा। लक्षद्वीप की आबादी में 96.58% मुस्लिम है। संपूर्ण क्रांति के लिए प्रसिद्ध जन नेता को 1999 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था। उसी वर्ष निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को भी दिया गया था। गोपीनाथ बोरदोलोई असम के सीएम रहे थे 1946 से 50 के बीच में, तो इनको भी दिया गया था। और रविशंकर, ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए रहे, तो इनको भी दिया गया था। तो तीनों जयप्रकाश नारायण के साथ में इन तीन लोगों को भी दिया गया था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की अपनी कितनी भूमि सीमा किलोमीटर में अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो 106 किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत हैं? तो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत हैं आनंद कुमार, मैथमेटिशियन और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, मेरे मैथ के गुरु, राइट ऑप्शन डी होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया?
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न है, तो बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो होता है उसी से आया है, उसी तरीके का कुछ है डेंड्रिटिक, राइट ऑप्शन सी होगा। यह बिहार की एक बारहमासी नदी है। यह काठमांडू के निकट नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले के शोरबटिया गांव में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदी का नाम है, तो इस नदी का नाम है बागमती नदी, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 में उत्तर पश्चिम के 13 जिले आते हैं, जोन 2 में उत्तरी पूर्व के 8 जिले आते हैं, जोन 3A में दक्षिण पूर्व के 6 जिले और जोन 3B में दक्षिणी पश्चिम के 11 जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले आते हैं जोन 1 उत्तर पश्चिम के 13 जिले, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। नदियाँ बहती है, तो नील नदी जो है वो लाल सागर में जाकर के नहीं गिरती है, नील नदी जो है मेडिटेरेनियन सी में जाकर के गिरती है, तो ये गलत है। अमेजन नदी जो है अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, ये सही है। यांगत्सी नदी जो है दक्षिण चीन सागर में नहीं, पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिरती है, तो ये गलत है। डेन्यूब नदी जो है ये काला सागर में ब्लैक सी में जाकर के मिलती है, ये सही है। तो इसमें से 2 और 4 सही है, सही कोड चुने तो केवल 2 और 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल त्रिजंक्शन पर स्थित है? तो वो है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसका डिस्कशन मैं दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पोठिया, बहादुरगंज और दिघल बैंक, ये तीनों ही हैं चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह लगातार बने रहने वाले जैविक प्रदूषकों के संबंध में चिंतित है, नहीं। ओजोन लेयर से संबंधित है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन से। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, नहीं। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, बिल्कुल ये सही है। यह ओजोन परत की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, केवल 3 और 4, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? पुनरावर्ती डीएनए में समानता पर नहीं, पुनरावर्ती वाले डीएनए में अंतर से संबंधित है। मतलब ये रहा कि रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंसेस से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से, तो P का 2 हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसीबल, Q का 3 हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो R का 4 हो जाएगा। और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो S का 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 3 4 1 बी ऑप्शन सही हो रहा है। P का 2, Q का 3, R का 4 एंड S का 1, राइट ऑप्शन बी होगा। मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से जनवरी 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है? तो 30%, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM प्रणाम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है? भारत को, राइट ऑप्शन ए होगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 67वां, राइट ऑप्शन बी होगा।
और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी, यह है, तो यह एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है यूएसए की, राइट ऑप्शन डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 3 जुलाई को मनाया गया। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोवीड्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? इन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ी चिंता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये माइक्रोबीट्स हैं क्या? माइक्रोबीट्स जो है ये छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण होते हैं, जो ये जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं और ये घुलते भी नहीं हैं। हाल ही में JF-22 चर्चा में था, यह है एक, तो यह एक हाइपरसोनिक पवन सुरंग है चाइना में, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। विश्व में बोले जाने वाली कुल 7,111 भाषाओं में से लगभग 788 भाषाएं अकेले भारत में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? विश्वसनीय न्यूनतम निरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ये भी एक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांतों के हिस्से में शामिल है। विश्वसनीय न्यूनतम निरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। कोई पहला उपयोग नहीं, ये भी है। पारंपरिक हथियार रखने वाले राज्य के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी है। तो तीनों ही हैं और हमें चुनना है सिद्धांत के, परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो ये सभी हिस्सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है? तो वो है गृह मंत्रालय, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रति शेयर 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? MRF बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। ललिता नटराजन को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह बाल श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की मेजबानी करेगा? तो 2025 में मेजबानी करेगा, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की जिसमें 36 देशों ने भाग लिया? तो इंडोनेशिया, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 2002 में, राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? भोपाल बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा, ये सही है। यूरोपीय आयोग का फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? मतलब दी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
पीराकिनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू और कश्मीर में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश बना है घाना, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश में किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो उस बंदरगाह का नाम है मटरबाड़ी, राइट ऑप्शन बी होगा। केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष मलबा से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? तो रेटिंग को बढ़ा करके मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ओवरवेट की श्रेणी में रख दिया है, अधिक वजन, राइट ऑप्शन ए होगा। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो वो हैं ए.बी.के प्रसाद, आर.बी.के नहीं, ए.बी.के प्रसाद, राइट ऑप्शन सी होगा। समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्री जहाज का क्या नाम है? तो उसका नाम है मत्स्य 6000, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? तो CMPDIL रांची ने, राइट ऑप्शन ए होगा। CMPDIL का मतलब ये हुआ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची। हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का अंतर दर्ज किया है? भारत ने, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत ने 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 317 रनों से हराया। इस तरह भारत एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी प्रतिद्वंदी को 300 से अधिक रनों के अंतर से हराने वाली पहली टीम बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 23 जो कि फुल सिलेबस का सेकंड टेस्ट है के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।